हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का जो ट्वेल्थ क्लास का है, चैप्टर 8 पहली वाली बुक का जो है। तो उसका नाम क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। बेसिकली मैं इसमें थोड़े से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप क्या करेंगे, पीडीएफ बना के इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको बहुत काम आएगा पेपर में। तो आप ये कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये केवल आपको पॉलिटिकल साइंस में ही काम नहीं आएगा। ये आप अगर अभी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वहाँ पे भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसका मतलब क्या है कि एक चैप्टर पढ़ के ये आपका यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा और इकोनॉमिक्स अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन? तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए पर्यावरण क्या होता है, यानी इन्वायरमेंट, जो भी हमारे आसपास की जो सराउंडिंग चीज़ें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरण। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। तो ये सारी हम चीज़ें धीरे धीरे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट का चैप्टर आपके दिमाग में आएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ते हैं? इसको इसलिए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है क्योंकि अगर मान लो गरीबी जैसी समस्या होगी, महामारी जैसी समस्या होगी, वैसे ही अगर पर्यावरण की समस्या होगी, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, या कहीं पे ज्वालामुखी फटता है, या फिर आजकल क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं पर्यावरण के कारण। तो उस पर जो नियंत्रण है कोई एक देश नहीं लगा सकता। उसको नियंत्रण करने के लिए सभी देशों को क्या करना पड़ेगा, आपस में आना पड़ेगा। तो आपस में आएंगे तो वहाँ के जो राजनेता होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही नीतियाँ बनाते हैं, जिस कारण से क्या है, हम पर्यावरण की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पुस्तक में पढ़ते हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो आइए बढ़ते हैं, एक बार इसको बस नज़र डालते जाना और पीडीएफ बनाते जाना और अच्छे से पढ़ लेना, ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? जैसे कि दे रखा है क्या है इसमें, कुछ समस्याएं, हम पर्यावरण के बारे में क्यों पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है ना? जैसे पहली समस्या क्या है, कृषि का उपजाऊपन में की मैं आप देखते होंगे कि आजकल जो कृषि वाली भूमि है वो कम होती जा रही है, बंजर भूमि बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? ये चारागाहों में कमी हो रही है। चारागाहों में कमी का मतलब क्या है? चारागाहों में कमी का मतलब है कि जो भेड़ बकरी हैं उनको क्या है, उनको चारे नहीं मिल पा रहे हैं, जल जा रहा है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है कि कई जगहों पर आग लग जा रही है। जो इवन अमेज़ोन के जंगल हैं वहाँ पर भी आग लग जा रही है। तो ये बता रहे हैं हम पर्यावरण के बारे में क्यों पढ़ें और हमें किन किन चीज़ों पर नियंत्रण और क्या क्या कमियाँ हैं। ठीक है ना? तो क्या हो रहा है, कृषि भूमि क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है, उपजाऊपन ख़त्म होता है, चारागाहों में कमी हो रही है, स्वच्छ जल और पेयजल में क्या हो रही है, कमी हो रहा है। ठीक है ना? यानी देखते हो ना, पीने वाला पानी क्या है, बहुत ही कम हो गया है। देखते होंगे आजकल जो ज़्यादातर समस्या होती है वो स्वच्छ जल की होती है, क्योंकि हम लोग फ़िल्टर बोलते हैं, इधर उधर से पानी भरते हैं, तो वो सारी समस्या रहती है। और इवन ये भी कहा जाता है कि आने वाला जो क्या है, तृतीय विश्व युद्ध होगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वो किसके लिए होगा, वाटर के लिए होगा, पानी के लिए होगा। और अंदर के कुछ डेटा हैं ये आप देख लेना। ठीक है ना? मैं नोट्स और पीडीएफ बनाते जाना। और ये जो चैप्टर है ना आपका इकोनॉमिक्स में भी क्या आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। जैव विविधता में कमी यानी डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा, आप जब कहीं पे जंगलों में या जू वगैरह पर या किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे क्या है, कई सारी स्पीसीज पाई जाती है, पौधों की अलग स्पीसीज होती है, जानवरों की अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है, बर्ड्स की अलग होती है। तो वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि उनके जो रहने का स्थान है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये सारी जैव विविधता की हानि इसका कारण है। उन प्रयासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। और फिर क्या है, ओजोन परत में छेद। ओजोन परत में छेद का बेसिकली मतलब क्या है, ये ओजोन एक लेयर होती है, जो भी मतलब जो सूरज की जो रोशनी आती है, रेज आता है, वो डायरेक्टली हमारे आंखों पर ना पड़े। ठीक है ना? उसके लिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली आएगा तो हमें कैंसर वगैरह हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। इसलिए एक लेयर होती है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में एक लेयर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ओजोन। लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, छेद छेद का मतलब उसकी जो मोटाई है वो कमी होती जा रही है। अगर वो और कम हो गया तो क्या हो जाएगा, कैंसर, बीमारियां वगैरह बढ़ जाएंगी। समुद्र तट का पर प्रदूषण होना, आपने देखा होगा जो समुद्र वाले इलाके हैं, या आपने देखा होगा कि जो तट वाले इलाके हैं वो क्या रहते हैं, या आपके उधर कोई नाला वगैरह या कोई
होगा तो देखना उसके साइड में, या कोई नदी वगैरह होगा तो उसके साइड में देखना कितने सारे कचरा हो गया है, उससे क्या है और भी बीमारी हो रही है, तो पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इससे पहले के भी सारे मतलब डालनी है, 6 चैप्टर तक तो मैंने पढ़ा ही है, और पेपर आ गया तो सोच रहा थोड़ा सा डाल दिया जाए, तो एक बार नज़र इस पे डाल लेना। ठीक है ना, आपकी समस्याएं क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी पेपर से पहले। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, यानी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें लोग पर्यावरण की चिंता क्यों करते हैं। तो देखते हैं, यह समस्या एक देश की ना होकर सभी देशों की समस्या है। मैंने पहले ही बताया, पर्यावरण की समस्या एक की नहीं है, सभी देशों की है। पर्यावरण ह्रास की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों की सरकारों के माध्यम से बनती है, यानी जो भी नीतियां बनेंगी उस देश की पॉलिटिशियन के द्वारा ही बनाई जाएगी। तो जब पॉलिटिशियन के द्वारा नीतियां बनाई जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो यही मतलब यानी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। और ये कुछ रिपोर्ट भी है, यहाँ से पूछ लेता है। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आई थी सबसे पहले, क्या आई थी, क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आई थी कब, 1972 में। कब आया था, 1972 में आया था। इस किस नाम से, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिटमस टू ग्रोथ नामक से क्या किया, एक पुस्तक प्रकाशित की। इसके अंदर दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधन के विनाश के आदर्श को बताती है। यानी 1970 से पहले क्या होता था, ज़्यादा पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 1970 के बाद देखा गया कि पर्यावरण ह्रास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा संसाधन कमी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार इस पर नज़र डाल लेना। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरा पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक संगठनों ने इन समस्याओं को बताया। ये पढ़ लेना, एक एक नंबर में काम आएगा। पृथ्वी सम्मेलन, ये पूरा बहुत ही अच्छा है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस नोट्स को तैयार किया गया है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, और ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होता है, इसलिए रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब ऐसे ही फैक्ट है, आपको थोड़ा थोड़ा क्या है देखते जाना है। जैसे 170 देशों ने क्या है, हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने, बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अलग अलग समस्याएं हैं, देखते हैं क्या। उत्तरी गोलार्ध का मतलब जो बेसिकली जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप के कंट्री हो गए, ये सारे तो विकसित। देखते हैं उत्तरी गोलार्ध की क्या समस्या है। तो और ये समस्या जो है रियो सम्मेलन में ही खुलकर आई, रियो सम्मेलन में याद बहुत खुलकर आई। दक्षिणी को मुख्य चिंता किसकी, ओजोन परत में छेद को लेकर है। किसकी, उत्तरी गोलार्ध वालों की, है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर वालों की क्या है, ओजोन परत में छेद को लेकर है, वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध आर्थिक विकास है। वो क्यों पढ़ेंगे, वो तो अभी क्या कर रहे हैं, नए नए आज़ाद हुए हैं, तो वो पहले क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे। और पर्यावरण प्रबंधन में आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित। ठीक है ना, कभी मौका मिलेगा तो अच्छे से पढ़ाऊँगा, खैर। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया। अब क्या देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। दक्षिणी गोलार्ध की भी देख लिया, आर्थिक विकास पर ध्यान देना है, रिश्तों को सुलझाना है आपस में। एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 देखते हैं क्या एजेंडा। ये सारी अभी किसकी बात है, रियो सम्मेलन की। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार बने। एजेंडा 21 का मतलब है कि कुछ नियम वगैरह जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कुछ नियम बना दिए गए, उसे क्या बोला गया, एजेंडा 21। इसमें टिकाऊ विकास की बात की गई। टिकाऊ विकास का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टिकाऊ विकास का मतलब है कि अच्छे से चीज़ों को लेकर चला जाए, यानी जो भी अभी संसाधन है उसका इस तरीके से उपयोग किया जाए जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी पोस्टेरिटी है, वो भी उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। और ये जो कॉन्सेप्ट आया था बर्टलैंड रिपोर्ट में आया था, ठीक है ना, 1987 का है ये। कब का है, 1987 का है बर्टलैंड रिपोर्ट, ठीक है ना। और आवर कॉमन फ्यूचर, ये बहुत ही एक टिक मार्क में पूछ लेगा, एक नंबर वाले में, क्योंकि आजकल एक नंबर के जो आते हैं वो टिक मार्क वाले आते हैं, तो उसमें पूछ लेगा, तो ध्यान रखना। आवर कॉमन फ्यूचर बर्टलैंड रिपोर्ट में छपी थी। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इसको नज़र डाल लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना, देख रहे होंगे, 13 लक्ष्य। एक बार
जाके कभी मौका मिला, अभी तो खैर पढ़ लेना, कभी मौका मिले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पढ़ लेना एक बार। उससे क्या होंगी, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार इस पर नज़र दौड़ा लेना। ठीक है ना। मैं ज़्यादा, और एक मौका मिले तो ऐसे क्या है, ड्राइंग भी बना देना है। ठीक है ना। खैर अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, विश्व की साझी संपदा क्या होती है। विश्व की साझी संपदा का मतलब होता है कुछ संसाधन विश्व में ऐसे होते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि क्या होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं, नदी साझा संपदा के उदाहरण है। ठीक है ना। जो मतलब कौन से फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में। तो चूल्हे पर ये सब, तो उसी तरीके से ऐसे बहुत सारी प्रकृति में क्या है, जगह हैं, यानी स्थान है जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों का क्या है, अधिकार रहता है। ठीक है ना। मानवता की साझी विरासत क्या है, मानवता की साझी विरासत। तो इसको एक बार पढ़ लेना क्या है। जैसे कि कुछ क्षेत्र इसमें दे रखे हैं, वही ये मानवता की साझी विरासत में बताया कि किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, सभी का अधिकार होता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल किसी एक का नहीं है, अंटार्कटिका पर किसी का अधिकार नहीं है, समुद्री सतह पर किसी का अधिकार नहीं है। तो ठीक है ना। तो यही आती है विश्व की साझी सुरक्षा। कुछ संधियाँ दे रखी हैं, इसको भी आप क्या कर लेना, एक बार पढ़ लेना, काम आएगा आपको। एक नंबर में पूछा भी गया था। ठीक है ना। जैसे कुछ संधियाँ, वैश्विक संपदा से सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। जैसे अंटार्कटिका संधि हुई 1959 में, मॉन्ट्रियल न्यायाचार आया 1987 में, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार 1991 में। ठीक है ना। तो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ऊपर से मोटा मोटी करते जा रहा हूँ, आप लेकिन ज़रूर अपने से पढ़ लेना। तो फिर क्या, ओजोन में छेद, आपको पता ही है, ओजोन में छेद भी देखा गया। ओजोन में छेद का मतलब है कि जब क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जो टॉक्सिक गैसें होती हैं, टॉक्सिक गैसें मतलब हैज़ार्डस गैसें होती हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारी जब चीज़ें बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैस हो गया, तो ये सारी जब चीज़ें बढ़ती हैं तो क्या होती हैं, कहीं ना कहीं वो आसमान में जाती हैं और ओजोन परत को क्या है, नुकसान पहुंचाती है। तो छेद का मतलब है ओजोन परत में क्या हो जाना, कमी हो जाना। ठीक है ना। इस तरीके से एक बार पढ़ लेना। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 1980 के दशक में कहाँ पर देखा गया, अंटार्कटिका में ओजोन परत में छेद देखा गया। ठीक है ना। वैसे एक बार जाना नेट पर सर्च मारना क्या होता है ओजोन परत में छेद, यानी ओजोन लेयर में छेद का मतलब क्या होता है, डिप्लीटेशन इन ओजोन लेयर। तो आपको लिखा हुआ वहाँ पर आ जाएगा, 1-2 मिनट की वीडियो है, आप देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में असमानता। अभी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, करूँ अगर करता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिर्फ नोट्स ही चले जाएं, एक बार आप रीड कर लें उसको। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में असमानता। असमानता तो है ही। उत्तरी गोलार्ध क्या है, विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री है, तो उनकी चिंताएं अलग हैं। उनकी चिंताएं ओजोन परत में छेद को लेकर है, पर्यावरण को लेकर है, औद्योगिक विकास को लेकर। ठीक है ना। और प्रौद्योगिकी समस्या, ये तो समस्या है ही। प्रौद्योगिकी समस्या का मतलब है जो अमीर देश हैं उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो गरीब देश हैं, बेचारे पिछड़े हुए देश हैं, उन पे क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो इतने अच्छे से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकते। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाना। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का मतलब क्या है, ये चला गया यहाँ से, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है ना। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों, इसको बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। ठीक है ना। ये थोड़ा सा कलर ठीक नहीं लग रहा। तो कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हर देश क्या अपनी क्षमता के अनुसार, आर्थिक क्षमता के अनुसार क्या करेगा, पर्यावरण के ह्रास को कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन विकसित देश क्या तर्क देते हैं, विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश को क्या है, बराबर जिम्मेदारी हो हर देश की। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है नहीं, आपने जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंग्लैंड वगैरह हो गई या यूरोप की जो कंट्रियां हैं, उनने ज़्यादा क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए
तो उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी क्या है, भरपाई ज़्यादा करनी चाहिए, और पैसे भी आप लोग के पास ज़्यादा हैं तो आप करिए। ये दक्षिणी गोलार्ध वाले बोलते हैं। विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाना। विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान, यही मतलब बोलते हैं कौन, कौन बोलेंगे, जो अविकसित देश हैं, अल्प 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 विकसित देश हैं, ठीक है ना, विकासशील देश हैं, वो कहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी क्या है, ज़्यादा है। विकासशील देशों द्वारा पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाना, ये भी बोला जाता है विकासशील देश हैं, उनका उन्होंने क्या है, पर्यावरण को क्या है, कम नुकसान पहुंचाया। औद्योगिकरण में आपने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी का मतलब क्या हो गया, यूएनएफसीसी का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ 1992, वही पृथ्वी सम्मेलन से निकल कर आया। तो ये सारे जो है ना पृथ्वी सम्मेलन की बात चल रही है। तो नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कभी कभी क्या पूछ लेगा आपसे, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो ध्यान रखना। इसके अनुसार क्या है, पर्यावरण का अपक्ष में अपनी हिस्सेदारियाँ निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करें। इसी में ही क्या है, CBDR का कॉन्सेप्ट है, यानी कॉमन बट डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। जिसने ज़्यादा नुकसान पहुँचाए वो क्या करे, ज़्यादा करे पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ठीक है ना काम। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, उसी में UNFCCC बर्टलैंड रिपोर्ट, सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखी। क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये भी क्या है, पर्यावरण से ही रिलेटेड है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, यानी जो हैजार्डस यानी खतरनाक गैसें होती हैं जो पर्यावरण के लिए होती हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है ना, ये सब कुछ गैसें होती हैं जिससे क्या होता है, वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ती है। तो इनकी कोई ना कोई भूमिका, यानी बेसिकली जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए था, और ग्रीन हाउस गैसों को क्या किया जाए, कम किया जाए, उनका उत्सर्जन कम किया जाए, एमिशन कम किया जाए, ताकि वैश्विक ताप वृद्धि ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक बार इसमें, और बेसिकली इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि ये जापान का एक शहर है क्योटो, वहीं पर क्या हुए थे, इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इस प्रोटोकॉल पर, प्रोटोकॉल का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रोटोकॉल का बेसिक मतलब कोई कागज़ होगा, ठीक है ना, या कोई अग्रीमेंट होगा, आपने देखा होगा, तो उस पर क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो जापान के शहर किस में, क्योटो में क्या हुआ, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। वो क्या था, ब्राज़ील का शहर था रियो डी जेनेरियो। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो 1992 में हुआ था। ये कब हुआ है, 1997 में हुआ है, तो एक बार पढ़ लेना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है, क्योंकि कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये ज़रूर पढ़ेंगे, सब सारी क्या है, हिस्ट्री जोग्राफी या पॉलिटी तो पढ़ेंगे ही, और किसी की भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि भारत से उसका लिंक क्या है, क्योंकि बिना, हम कहाँ पे रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो बिना भारत, अगर भारत का लिंक ही नहीं होगा तो उसका पढ़ने का क्या मतलब है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा एज अ 12th क्लास स्टूडेंट। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, पूछ लेगा भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए, तो कब किए, 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट, यानी भारत और चीन को क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दी गई है, क्योंकि अभी वो क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी विकसित होने की अवस्था में है, विकासशील है, और जो विकसित देश है उनकी तुलना में क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो क्या है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। गैस उत्सर्जन करने के तर्क में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना, एक बार इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिया कि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में नजर आएंगे। तो यानी उनको छूट दी गई, लेकिन आलोचक तो हैं ही जो क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, ये भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। लेकिन भारत क्या तर्क देता है, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ, शायद आप में बुक में भी होगा आपके, तो आप क्या कर सकते हैं उसको अच्छे से। और आप ध्यान रखना, आपकी जो NCERT की बुक होगी उसमें बॉक्स वगैरह बना होगा, तो उसको एक बार आप क्या कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, आपके क्या आएगा, बहुत काम आएगा।
तो भारत का क्या विचार है? भारत कहता है अगर हम कितना भी उत्सर्जन कर लेंगे ना, तो विकसित देशों की जैसे उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी है? विकसित देशों की, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि में ज़्यादा उत्सर्जन किया है। ये भारत का तर्क है। विकसित देशों का उत्तरदायित्व होना है, नहीं उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उनकी जिम्मेवारी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना। विकासशील देश अभी आर्थिक प्रगति की अवस्था में है, तो वो कैसे कम कर सकते हैं? वो तो पहले अपना देश को क्या है, रोटी कपड़ा मकान और भी जो आज की चीज़ें हैं, प्राथमिक चीज़ें हैं, एसेंशियल गुड है, वो दिलवाएगा, तब जाके कुछ होगा। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बाध्यता का पालन करना। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार के अंतर्गत तेजी से औद्योगिक होते देशों को नियमाचार की बाध्यता का पालन करते हुए ग्रीन उत्सर्जनों को कम करें। यानी बोलते हैं कि कम करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे? अपना विकास करेंगे और हम भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपनाएंगे जिससे कहीं ना कहीं क्या है, क्या होगा, उत्सर्जन कम हो जहरीली गैसों का। ठीक है ना। जैसे ये कुछ आंकड़ा दे रखा है, इसको पढ़ लेना कि भारत ने 2030 में कार्बन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ाने के बावजूद विश्व में के 2000 औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति से भी कम होंगे। ठीक है ना। तो ये सब पढ़ लेना। पर्यावरण के मुद्दे पर भारत का क्या है? भारत ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई है पर्यावरण को कम करने? भारत सरकार ने विभिन्न नीतियाँ अपनाई हैं। उदाहरण के लिए ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ठीक है ना। ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई थी। ऑटो फ्यूल पॉलिसी का मतलब क्या है कि इसमें जो आप ऑटो वगैरह चलते हैं, आप देखते होंगे सीएनजी लगा होता होगा। ठीक है ना। सीएनजी की फुल फॉर्म बताना अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखना। तो उससे क्या होगा, सीएनजी जो होती है कहीं ना कहीं क्या होती है, ग्रीन गैस होती है, तो उससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान कम होता है। वह सबसे अच्छी होती है हाइड्रोजन, जिससे क्या है, पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होता है। ठीक है ना। तो सीएनजी भी अच्छा है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो ऑटो वगैरह में पेट्रोल वगैरह नहीं डलेगा, सीएनजी डलेगा, तो क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा और प्लस ये क्या होता है, सस्ता भी होता है किसकी तुलना में, पेट्रोल वगैरह की। 2003 की क्या है, 2003 की बिजली अधिनियम में नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा का इस्तेमाल को बढ़ावा। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल का मतलब जिसको बार बार हम क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। ठीक है ना। ये ऐसी सारी चीज़ें। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए ठोस कदम तो उठाए हैं भारत ने। स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है ना। अभी करंट में भी हुआ था, तो उसमें भी 5 तरीके के क्या गोल रखे गए थे भारत के द्वारा कि 2070 तक हम भी कार्बन जो एमिशन है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये करंट से है, थोड़ा बहुत अगर जानकारी होगा और थोड़ा बहुत टीवी में भी आता है तो ध्यान रखा करो। ठीक है ना। जैसे बायोफ्यूल से क्या क्या है, वो बनाने, बायोफ्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उससे क्या है, पेट्रोल वगैरह बनाने की बात किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। जैसे बायोडीजल संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन हुआ। ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1916 को पेरिस में जलवायु समझौते को अनुमति मिली। पृथ्वी सम्मेलन। तो ये सारे फैक्ट हैं, इसको एक बार देख लेना। ठीक है ना। जो स्टार बना के होते हैं ना, वो कहीं कहीं साइड साइड में लिखे होंगे या कुछ फैक्ट होंगे, एक नंबर में पूछे वो, उसका मतलब ये है कि समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1907 में हुआ। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। तो पर्यावरण आंदोलन होते क्यों हैं? पर्यावरण आंदोलन आपने सुना होगा इसलिए भी होते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे लोगों को नुकसान भी होता है, या आप कह सकते हैं कि इससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, और ज़्यादा ही खुदाई वगैरह होती है तो खनिज वगैरह होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस एक बार आप ये इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा क्या है खनिज उद्योग। खनिज उद्योग का मतलब क्या है? इससे भूमि और जलमार्गों में प्रदूषण फैलता है, स्थानीय वनस्पति और विनाश होता है, जन समुदाय। यानी पर्यावरण को लेकर आंदोलन क्यों होते हैं? क्योंकि खनिज उद्योग लगाए जाते हैं, यानी मिनरल्स इंडस्ट्री लगाई जाती है। ये मिनरल्स इंडस्ट्री लगाया जाता है, तो इससे क्या होता है, स्थानीय वनस्पति यानी पेड़ पौधों को नुकसान होता है, जल वगैरह प्रदूषित हो जाते हैं, लोगों को जो जन समुदाय होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। उदाहरण पढ़ लेना, उदाहरण भी कभी कभी मिलाने के लिए आ जाएगा आपका। ठीक है ना। फिलीपींस में कई समूह और संगठनों ने ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। पूछ लिया किसके खिलाफ अभियान चलाया, तो वेस्टर्न माइनिंग के खिलाफ। बांधों के खिलाफ भी आपको पता है कई सारे आंदोलन चलते रहते हैं। जैसे भारत में सरदार सरोवर बांध को लेकर चलता रहता है। ठीक है ना। बड़े बांध बनते हैं, इससे भी क्या है, नुकसान होता है। ये फायदे भी है, नुकसान भी है। ठीक है ना। कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाऊँगा।
1980 के दशक में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, यानी ऑस्ट्रेलिया में चला। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया का है दक्षिणी गोलार्ध में। तो पूछ लेगा विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चला, तो दक्षिणी गोलार्ध में चला। ये भारत का है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है ना, इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आ नहीं पा रहा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, अभी मैं ऐसे लेके चलूँ, फर्स्ट लाइन से पढ़ रहा हूँ। ये क्या है, यह आंदोलन भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषियों द्वारा चलाया गया भारत में पर्यावरण आंदोलन समान धर्मियों तथा हिंसा पर अहिंसा। ये समान मतलब सभी के कुछ ना कुछ क्या होंगी, समानताएं होंगी, सबको सबके डिमांड होंगी कुछ ना कुछ, तो इसी तरीके से अहिंसा पर भी आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी और इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ये अब ऐसे में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस ऐसे में लिख दिया होगा, इसको कोई बात नहीं, अब ऐसे ही कर लेंगे। नौवहन दक्षता, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक, संसाधनों की भू राजनीति। संसाधनों की भू राजनीति का क्या मतलब होता है? संसाधनों की भू राजनीति का बेसिकली क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति, भू मतलब भूमि, को पश्चिमी ज़्यादातर देश व्यापारिक संबंध, युद्ध और ताकत के संदर्भ में सोचते हैं। तो बस आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना, नौवहन की दक्षता। नौवहन की दक्षता का मतलब क्या है? पहले जो लड़ाई वगैरह होते थे वो नौ ना जिसकी नेवी क्या होती थी, मजबूत होती थी, वो ही क्या करता था, राज करता था। जैसे कि इंग्लैंड पश्चिमी दुनिया की सोच के मूल में था कि विदेश विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता हो। नौसेना तथा संसाधनों का भंडारण। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने सतत आपूर्ति के लिए उठाया, संसाधन दोहन किया, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तेल संसाधन। आजकल लड़ाइयाँ तेल को लेकर हो रही हैं। ठीक है ना, अरब कंट्रीज़ में। बहरहाल वैश्विक राजनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। कई विश्व युद्ध भी हुए हैं, 1914-18 में दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, तो खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छा है। तो तेल किस लिए इम्पोर्टेंट है आप जानते ही हैं, व्हीकल वगैरह में डलता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये थोड़ा सा कैसा बना दिया, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे। ठीक है ना, फिर है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी जिनमें यूरेनियम वगैरह होता है। ठीक है ना, जिसमें विस्फोटक होता है, उसी को बोलते हैं रेडियो। अनेक खनिज रेडियोधर्मी से जुड़े व्यक्ति को लेकर सरकारें चिंतित हैं। ये ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है जी, बिल्कुल। ठीक है ना, रेडियोधर्मी देख लिया। क्या है, अनेक खनिज खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारें चिंता सताती हैं। ध्यान रखना, सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे, यानी पहले पर कौन है, सऊदी अरब है तेल में भंडार में, दूसरे में इराक है। ध्यान रखना, पेपर में पूछता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूर हैं। पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन। पानी आप जानते हैं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जब आप ये वाली पुस्तक खोलेंगे, चैप्टर 8 खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका एक ड्राइंग भी बना होगा, चार्ट भी बना होगा। ठीक है ना, चार्ट का मतलब एक ड्राइंग बना होगा, बेसिकली कार्टून बना होगा। उसमें क्या होगा, एक बॉटल होगी। ठीक है ना, और बॉटल के अंदर क्या है, बॉटल में दिखाएंगे पानी जो है बहुत ही कम है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना, और ध्यान रखना कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी अपना पढ़ते जाना। ठीक है ना, और ये पढ़ लोगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर। कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है ना, मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी और उनके अधिकार का कहने का क्या मतलब है? मूलवासी कौन होता है? इंडिजीनियस पीपल। मूलवासी वो होते हैं जो एक जगह पर कई सालों से, कई पीढ़ियों से क्या है, रहते हुए आए थे। ठीक है ना, जैसे अमेरिका में अमेरिकन वहाँ के मूलवासी नहीं है, कौन है, रेड इंडियंस है। ठीक है ना, उन्हें भी कई सारे जब पर्यावरण से जुड़े आंदोलन में ये लोग भी शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर मान लो कोई फैक्ट्री लगती है, कुछ लगता है, उद्योग लगता है, तो वहाँ से लोगों को क्या है, जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर।
पर्यावास करना पड़ता है, कह सकते हैं माइग्रेशन करना पड़ता है, तो इसलिए भी इनको दिक्कत रहती है। ठीक है ना। इनकी परिभाषा पढ़ना किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इनकी क्या परिभाषा, और यही परिभाषा रट लेना, लिख देना। 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी गई। ऐसे लोगों को इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति मूल के लोग आए और इनको यहाँ से क्या किया, हटा दिया। ठीक है ना। यानी बहुत सालों से रहते हुए आए थे इनके वंशज वगैरह, लेकिन दूसरे देशों, दूसरी पीढ़ी के लोग आए, या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, बाहर के लोग आए, वहाँ को हटा दिया, वहाँ की संस्कृति को क्या कर दिया, खराब कर दिया। मूलवासियों के संबंध में कुछ निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, अपनी परंपरा को जारी रखना। तो जो मूलवासी चाहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी परंपराओं को क्या करें, अपनी संस्कृति को, खान पान को क्या करें, अच्छे से बचा कर रखें। आपने देखा होगा कई सारी जो जनजातियाँ हैं या पिक्चरों वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो क्या है, अलग ही तरीके की क्या होता है, उनका कल्चर होता है, अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें क्या दे रखा है, फिलीपींस के कॉरिडेलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिल्ली में मारपूसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। तो ये पूछ लेगा मारपूस जो जनजाति है वो कहाँ की है, कहाँ की है, बता देना, चिली की है। चिली साउथ अमेरिका का जो देश है एक। ठीक है ना। बराबरी के दर्जे की भी मांग करते हैं। वो कहते हैं विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़, विश्व बिरादरी में बराबरी के दर्जे की भी मांग करते हैं। ठीक है ना। ये बस हमारा अब होने ही वाला है, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत आसियाना आसियान आसियाना नहीं है, आसियान होगा। ठीक है ना। क्या होगा, आसियान। ठीक है ना। आसियान क्षेत्र में बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पॉलिनेशियाई, मलिनेशियाई और माइक्रोनेशियाई वंश के मूलवासी रहते हैं। पूछ लेंगे ये कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। भौगोलिक अधिकार भी चाहते हैं। ठीक है ना। जिस जगह पर रह रहा हो उन्हें कोई वहाँ से आकर हटा ना दे। ठीक है ना, कि औद्योगिकरण के नाम पर, विकास के नाम पर। अपने मूल वास स्थान की हक की दावेदारी में विश्व भर में मूल निवासी या जुमला इस्तेमाल करते हैं कि यह अनंत काल से रहते चले आए हैं, कि हम यहाँ पे बहुत सालों से, अनंत काल से, ठीक है ना, जब से धरती बनी तब से हम यहीं हैं। भारत में भी मूलवासी हैं। भारत में जिन्हें आदिवासी कहते हैं वो कुल जनसंख्या का 8% है। विस्थापन की समस्या, यानी एक जगह से दूसरी जगह उन्हें क्या है, जाना पड़ता है। अनेक परियोजनाओं विस्थापित होने से, विस्थापित मतलब माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है ना। ये पढ़ते जाना एक बारी, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये क्या है, पनामा नहर पूरब में कूना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन किया गया। तो एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। और कोई भी दिक्कत लगती है, ठीक है ना, पढ़ाया नहीं है, बेसिकली ये नोट्स है, इसको एक बार खुद से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो और कोई भी दिक्कत आती है, चैप्टर ज़रूर अच्छे से पढ़ना। इकोनॉमिक्स भी क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर है। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।